गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी लास्ट क्लास में हमने यूनिट नंबर हमारी जो फर्स्ट थी वो कंप्लीट कर ली थी। यूनिट नंबर फर्स्ट में हमारे पास आवर्त बीजी पादपों में जनन एवं विकास के बारे में हमने अध्ययन किया था, जिसमें हमने आवर्त बीजी पादपों में किस तरीके से जनन होते हैं, उसमें होने वाले लैंगिक और अलैंगिक दोनों ही चरण के बारे में हम अध्ययन कर चुके थे। तो यूनिट नंबर फर्स्ट में हमारे लेसन नंबर 1 to 4 थे, वो हम पढ़ चुके थे। आज हम शुरुआत करेंगे यूनिट नंबर 2 की। वो कौन सा टॉपिक है हमारा? पादप कार्य की। तो हमारे पास प्लांट फिजियोलॉजी 2 पार्ट्स में दे रखी है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। जब हम पार्ट फर्स्ट की बात करते हैं तो पार्ट फर्स्ट में हमारे पास पादप कार्य में पादप जल संबंध दे रखा है कि नॉर्मल पादप जल संबंध और कैसे वो खनिजों का अवशोषण करते हैं। ये किस में दे रखा है? पादप कार्य की पार्ट फर्स्ट में। तो कार्य के अंतर्गत हम पादप के शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन करेंगे, किस तरीके से पादप में विभिन्न उपापचयी क्रियाएं संपन्न होती है। इस विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में जो हमारा टॉपिक है आज का वो क्या है? लेसन नंबर 5 पादप जल संबंध। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? पादप जल संबंध, प्लांट वाटर रिलेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 5 पादप जल संबंध या प्लांट वाटर रिलेशन। इस प्लांट वाटर रिलेशन में हम देखेंगे किस तरीके से पादप जल का अवशोषण करते हैं, किन क्रियाओं के द्वारा जल का अवशोषण होता है और जल के अवशोषण से पादपों में किस तरीके से जल के साथ साथ खनिजों का अवशोषण होता है। यह जल का अवशोषण सक्रिय रूप से होता है या निष्क्रिय रूप से होता है और ये किन किन पादपों की क्रियाविधियों को प्रभावित करता है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 5 पादप जल संबंध। इस पादप जल संबंध में हमारा आज का पहला टॉपिक है विसरण। जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूजन। तो हमारा आज का टॉपिक क्या हुआ? विसरण या डिफ्यूजन। देखिए, विसरण के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो विसरण की प्रक्रिया के बारे में परिभाषा देखने से पहले हम ये देखते हैं कि विसरण होता क्या है। देखिए, हमारे पास एक रूम है, आपके पास कोई कक्ष है। हम देखते हैं आपने अगर रूम के किसी एक कोने में परफ्यूम का स्प्रे किया, अगर आपने रूम के एक कोने में परफ्यूम का स्प्रे किया तो कुछ समय के बाद आप देखते हो कि पूरे रूम में क्या होती है? आपकी उस परफ्यूम की खुशबू आने लग जाती है। अरे ऐसा होता है? नहीं होता? होता है। अगर आप रूम के किसी एक कोने में किसी रूम फ्रेशनर का या परफ्यूम का अगर आप स्प्रे करते हो तो पूरे रूम में क्या होती है? उसकी खुशबू आ जाती है। यह जो एग्जाम्पल है किसके द्वारा होता है? यह क्रियाविधि आपके विसरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विसरण की प्रक्रिया के द्वारा। तो क्या होता है विसरण? देखिए क्या होता है कि चाहे गैस हो, अणु हो या तो देखिए क्या होता है विसरण। विसरण का क्या मतलब है कि गैस, अणु या आयन अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करते हैं? गति करते हैं। क्या है विसरण? क्या होता है विसरण? देखिए, गैसों, अणु या आयन का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन। तो क्या होता है विसरण? गैसों, अणु अथवा आयनों का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। यह जो विसरण है ठोस, द्रव और गैस तीनों ही अवस्थाओं द्वारा दर्शाया जाता है, लेकिन जो विसरण की दर है वो क्या होती है? यहाँ पे भिन्न भिन्न होती है। अब देखिए, हमने कहा कि गैस, अणु या आयन अपनी उच्च सांद्रता से अपनी उच्च मात्रा से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं। यह गमन सामान्यतः निष्क्रिय रूप से होता है। निष्क्रिय रूप से कैसे होगा? देखिए, हम जानते हैं कि प्रत्येक अणु या आयन के पास अपनी स्वयं की ऊर्जा होती है। अपनी स्वयं की क्या होती है? गतिज ऊर्जा। और इसी गतिज ऊर्जा से क्या होता है? अणु या आयन अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं। देखिए, जो अणु या आयन है इनके पास क्या होगी? अपनी गतिज ऊर्जा
और इस गतिज ऊर्जा के कारण क्या करेंगे, परस्पर कोलिजन यानी टक्कर, और टक्कर के माध्यम से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। तो हमने क्या देखा विसरण के बारे में, गैसों, अणुओं या आयनों का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। यह विसरण ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में होता है, लेकिन प्रत्येक अवस्था में इनकी दर क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। हम जानते हैं अणुओं के पास स्वयं की अपनी गतिज ऊर्जा होती है, और इन्हीं गतिज ऊर्जा के कारण क्या होता है, इनमें परस्पर टक्कर होती रहती है, कोलिजन संघट होता रहता है, और इन्हीं संघट के कारण क्या होता है, ये निरंतर गतिशील अवस्था में बने रहते हैं। अब देखिए जो विसरण की दर है, सदैव उच्च सांद्रता से, जब हम सामान्य विसरण की बात करते हैं तो सदैव उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। विसरण की जो दर है, यह अणुओं या आयनों की जो गति की जो दिशा है वो कहाँ होगी, अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। और कभी भी दो पदार्थ और जो विसरण है वो कैसा होता है, आपका स्वतंत्र अवस्था में होता है। विसरण कैसा होगा, स्वतंत्र होगा, यानी कि किसी एक अणु या आयन की गति का किसी दूसरे अणु या आयन की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं हम विसरण कैसे होता है। देखिए हम विसरण की परिभाषा पढ़ चुके थे कि विसरण कहाँ होगा, अपनी उच्च सांद्रता से गैसों या अणुओं की। तो हमने बात की थी कि विसरण कहाँ होता है, सदैव उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। क्लियर हुआ। अब इसे हम एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं कि किस तरीके से विसरण की दिशा हम ज्ञात कर सकते हैं कि विसरण किस दिशा में होगा। तो विसरण की दिशा को हम एग्जाम्पल समझने के लिए क्या करते हैं, हम एक बीकर लेते हैं, इस बीकर में हम एक कोने पर तो क्या करते हैं, CO2 का स्प्रे कर देते हैं। CO2 गैस का हम क्या करते हैं, स्प्रे कर देते हैं, और इसके दूसरे कोने में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन का स्प्रे कर देते हैं। तो विसरण की दिशा को समझने के लिए हम क्या एग्जाम्पल करते हैं, एक बीकर लेते हैं, उस बीकर में एक कोने की तरफ हम CO2 गैस का स्प्रे कर देते हैं, और दूसरे कोने की तरफ हम ऑक्सीजन गैस का स्प्रे कर देते हैं। तो हमें पता है कि इस किनारे पर या इस भाग में CO2 की मात्रा अधिक है, तो CO2 अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर गति करने लगेगी, यानी कि दूसरे किनारे की तरफ CO2 गैस गमन करना प्रारंभ कर देगी। तो CO2 की तो दिशा ये हो गई, जबकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन या ऑक्सीजन की सांद्रता यहाँ पे अधिक है, तो ऑक्सीजन इसके विपरीत दिशा में क्या करने लग जाएगी, आपकी गति करने लग जाएगी। क्लियर हुई इतनी बात। यानी कि विसरण की दिशा सदैव कैसी होगी, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। कैसे होगी, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। यह गति किसकी सहायता से होगी, यह गति अणुओं की गतिज ऊर्जा या मुक्त ऊर्जा की सहायता से होती है। प्रत्येक अणु के पास अपनी स्वयं की गतिज ऊर्जा या मुक्त ऊर्जा होती है, जिसके फलस्वरूप जो आपके गैसों, अणुओं या आयनों, जो गैसों के ठोस के जो कण है वो परस्पर टक्कर करते रहते हैं। उन टक्कर से क्या होगा, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते रहते हैं। क्लियर हो गया। अब हमने देखा कि जो विसरण है वो कैसे होता है, स्वतंत्र रूप से होता है। विसरण कैसा होता है, स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात एक गैस, अणु या आयन की गति का दूसरे गैस, अणु या आयन की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विसरण सामान्यतः निष्क्रिय, कैसा प्रक्रम है, ये निष्क्रिय प्रक्रम है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। इसी को हमने क्या बोल दिया, स्वतंत्र विसरण कह दिया। तो जैसे कि हमने देखा कि विसरण की दिशा कहाँ होगी, हमेशा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। तो कौन कौन से कारक विसरण की क्रियाविधि को प्रभावित करते हैं, उसके बारे में देखते हैं कि विसरण की क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हुआ, विसरण की क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन।
कि कौन कौन से कारकों की उपस्थिति विसरण की क्रियाविधि को प्रभावित करती है। तो देखते हैं। तो विसरण की क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारकों में जो सबसे पहला कारक है वो क्या है? पदार्थ की सांद्रता। सांद्रता या कंसंट्रेशन। पहला कारक जो विसरण की क्रियाविधि को प्रभावित करेगा वो क्या हो जाएगा? पदार्थ की सांद्रता। हमें पता है कि जब, जैसे कि हमने बात की कि जब पदार्थ के जो सांद्रता है वो अधिक होगी तो उनके बीच टक्कर होने की संभावना अधिक होगी। देखिए, इनके परस्पर टक्कर होगी। ये रैंडमली यादृच्छिक रूप से गति करेंगे, कोई निश्चित पथ में इनकी गति नहीं होगी। जितनी ज़्यादा मात्रा होगी, जितनी ज़्यादा सांद्रता होगी, उतनी ही ज़्यादा टक्कर होने की संभावना होगी, उतने ही ज़्यादा इनमें संघट होंगे, और जितने ज़्यादा संघट होंगे उतनी ही ज़्यादा इनमें क्या होगी? गति होगी। तो पहला क्या देखा हमने? पदार्थ की सांद्रता। जितनी अधिक पदार्थ की सांद्रता होगी, विसरण की दर क्या होगी? उतनी ही अधिक। तो जो पदार्थ की सांद्रता है वो किसके समानुपाती है? आपके विसरण की दर के। किसके समानुपाती हो गया? विसरण की दर के। क्लियर हो गया? तो पहला कारक जो विसरण की क्रियाविधि को प्रभावित करेगा वो क्या हो जाएगा? पदार्थ की सांद्रता। जितनी अधिक सांद्रता उतनी ही अधिक टक्कर, तो उतनी ही अधिक क्या हो गई? आपकी विसरण की दर। दूसरा कारक जो प्रभावित करता है वो क्या है? तापमान, टेम्परेचर। दूसरा कारक क्या हो गया? तापमान या टेम्परेचर। जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप क्या करोगे? तापमान बढ़ाओगे, वैसे वैसे क्या होगा? अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। जैसे जैसे तापमान बढ़ाया जाता है वैसे वैसे अणुओं की क्या होगी? गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो अणु अधिक गतिशील हो जाएंगे, यानी कि वापस उनमें पुनः संघट की संभावना क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, जिसका अंतिम रिजल्ट क्या रहा? विसरण की दर भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर है? तापमान बढ़ेगा, उसका क्या रिजल्ट निकला? गतिज ऊर्जा बढ़ गई। गतिज ऊर्जा बढ़ गई, उसका क्या रिजल्ट निकला? तापमान बढ़ गया। तो तापमान बढ़ गया, उसका क्या रिजल्ट निकला? विसरण की दर अधिक हो गई। यानी कि तापमान बढ़ाओगे तो विसरण की दर क्या होगी? बढ़ जाएगी, यानी कि तापमान समानुपाती विसरण की दर। तापमान समानुपाती विसरण की दर। तो पहला तो हमने देखा था कि सांद्रता बढ़ाने पर, यदि आप सांद्रता बढ़ाओगे तो क्या होगा? विसरण की दर बढ़ेगी। दूसरा हमने देखा यदि आप तापमान बढ़ाते हो तो भी क्या बढ़ेगा? विसरण की दर बढ़ जाती है। इसी में हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड क्या है? विसरण दाब की प्रवणता। विसरण दाब की प्रवणता। डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट। देखिए, यहाँ पे जो वर्ड है प्रवणता, ये हमारे पास कई जगह आएगा। सांद्रता प्रवणता, दाब प्रवणता। प्रवणता का मतलब है डिफरेंस, यानी कि अंतर। प्रवणता का सिंपल सा मतलब क्या है? डिफरेंस या अंतर। ठीक है। विसरण दाब की प्रवणता, यानी कि विसरण दाब में आप में जितना अंतर होगा, जितना अधिक अंतर होगा, जितना अधिक डिफरेंस होगा, उतनी ही ज्यादा क्या होगी? आपकी विसरण की दर होगी। अब ये विसरण दाब कहाँ से उत्पन्न होगा? विसरण दाब डिपेंड करता है किसके ऊपर? सांद्रता के ऊपर। किसके ऊपर? सांद्रता में। तो जिस पदार्थ की आपको विसरण करना है, जिस पदार्थ की आपको विसरण की दर ज्ञात करनी है, उस पदार्थ की सांद्रता में कितना अंतर है। जितना अधिक अंतर होगा, सांद्रता में जितना अधिक डिफरेंस होगा, उतना ही डिफरेंस किसमें होगा? विसरण दाब में। ठीक है। और विसरण दाब में डिफरेंस होने से क्या होगा? आपके विसरण की दर बढ़ जाएगी। विसरण सदैव अधिक विसरण दाब से, विसरण सदैव अधिक विसरण दाब से कम विसरण दाब की ओर होता है। यानी कि सदैव अधिक दाब से कहाँ होगा? कम दाब की ओर। या हम क्या कहें? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। क्लियर हुआ? तो हम विसरण को प्रभावित करने वाले कारक देख रहे थे। इन कारकों में हमने 3 कारक देख लिए। पहला सांद्रता, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। जितनी अधिक सांद्रता होगी उतनी ही अधिक क्या होगी? विसरण की दर होगी। दूसरा तापमान, जितना ज्यादा तापमान होगा विसरण की दर भी उतनी ही ज्यादा होगी। यानी कि तापमान बढ़ाओगे तो विसरण की दर भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। विसरण दाब की प्रवणता, जितना अधिक दाब लगेगा विसरण की दर भी क्या हो जाएगी? उतनी ही अधिक हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो विसरण की दर को प्रभावित करता है। वो क्या है? पदार्थ का घनत्व। तो हम इसमें 3 पॉइंट पढ़ चुके थे। चौथे पॉइंट की हम बात करते हैं।
तो चौथा पॉइंट क्या है इसमें, पदार्थ का घनत्व, कि विकसित होने वाले पदार्थ का घनत्व। देखिए हम पढ़ चुके थे कि विसरण ठोस, द्रव और गैस तीनों ही दर्शाते हैं, लेकिन इनके दर में क्या होता है, आपका अंतर होता है। सर्वाधिक विसरण गैस के अणु दिखाएंगे, उसके बाद द्रव के, और सबसे कम विसरण कौन दिखाएंगे, ठोस के अणु। क्लियर है। अब देखिए पदार्थ का घनत्व कैसे प्रभावित करता है। जो पदार्थ का घनत्व है वो विसरण की दर के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। या जो विसरण की दर है वो, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि विसरण की दर पदार्थ के घनत्व के वर्गमूल के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। देखिए विसरण की दर पदार्थ के घनत्व के वर्गमूल के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। 1/, आ गया तो क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं हम, व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो देखिए क्या होता है, विसरण की दर पदार्थ के घनत्व के वर्गमूल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब क्या हुआ, उल्टा संबंध है। यदि घनत्व बढ़ेगा तो विसरण की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखिए जिन पदार्थों का घनत्व अधिक होता है, क्या कहना चाह रहा है ये, जिन पदार्थों का क्या होता है, घनत्व अधिक होता है, उनकी विसरण की दर क्या हो जाती है, उनके विसरण की दर क्या हो जाएगी, कम। क्लियर हुआ यहाँ पे इतना। तो विसरण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों में सांद्रता, तापमान, सांद्रता समानुपाती संबंध दर्शाता है, तापमान भी समानुपाती संबंध दर्शाता है। विसरण का प्रवणता क्या कह रहा है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। और जो पदार्थ का घनत्व कैसा है, वो व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि उल्टा संबंध है। यदि घनत्व अधिक होगा तो विसरण की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि पादपों में, क्योंकि हम पादप कार्य के देख रहे हैं, तो पादपों में विसरण के क्या क्या महत्व है, क्या पादपों के लिए इंपॉर्टेंस है, क्या फायदा है पादपों को विसरण का। तो पौधों के लिए विसरण का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन। देखिए पहला क्या कह रहा है ये, कि हमें पता है कि पादपों में रंध्र होंगे, हमें पता है पत्तियों पर रंध्र होते हैं, और रंध्र क्या काम करते हैं, आपके गैसीय विनिमय का काम करते हैं। क्या काम करते हैं रंध्र, गैसीय विनिमय का। श्वसन के समय, प्रकाश संश्लेषण के समय क्या करते हैं, ये गैसों के आदान प्रदान में काम करते हैं। और गैसों के आदान प्रदान के समय ऑक्सीजन और CO2 का क्या होता है, आपका आदान प्रदान होता है। ठीक है। तो जो ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान या गैसीय विनिमय, वो किसके कारण होता है, विसरण के कारण। किसके कारण होगा, विसरण के कारण। तो पहला क्या हो गया कि विसरण के महत्व में, कि पादपों में ऑक्सीजन एवं CO2 का आदान प्रदान, कि वायुमंडल से पादप या पौधे जो गैसों का विनिमय करते हैं, यानी कि कुछ गैस को वो ग्रहण करते हैं और किसी गैस को क्या करते हैं, वो बाहर त्यागते हैं। जब हम वाष्पोत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे, जब हम श्वसन के बारे में पढ़ेंगे, तब हम इसके बारे में और देखेंगे कि श्वसन के समय क्या करते हैं, पादप ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 त्यागते हैं, जबकि प्रकाश संश्लेषण के समय क्या होगा, CO2 को क्या करेंगे, वो यूज करेंगे। तो गैसों का जो विनिमय है वो किसकी सहायता से होगा, विसरण की सहायता से। इसी तरीके से हमें पता है जो रंध्र है वो गैसीय विनिमय के साथ साथ वाष्पोत्सर्जन में भी सहायक है। गैसीय विनिमय के साथ साथ क्या किसमें सहायक है, वाष्पोत्सर्जन में भी सहायक है। वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन में पादप जल को वाष्प के रूप में त्यागते हैं। क्या किया जाता है, जल को वाष्प के रूप में त्यागा जाता है। तो जो जलवाष्प का त्याग है, या जलवाष्प को जो वायुमंडल में त्यागा जाता है, वो भी किसकी सहायता से होता है, विसरण की सहायता से। और थर्ड जो इसका अंतिम पॉइंट है वो क्या है, खनिज लवणों का निष्क्रिय अवशोषण। खनिज तत्वों का निष्क्रिय अवशोषण। पादप जल को मुख्यतः निष्क्रिय रूप से अवशोषित करते हैं। जब जल का अवशोषण करते हैं तो अल्प मात्रा में खनिज लवणों को भी क्या कर लेते हैं, वो अवशोषित कर लेते हैं। तो जो जल का और खनिज लवणों का जो निष्क्रिय अवशोषण होता है, जल का और खनिज लवणों का जो निष्क्रिय अवशोषण होता है,
वो किसकी सहायता से होता है? विसरण की सहायता से होता है। तो विसरण के महत्व क्या क्या हो गए कि गैसों का विनिमय करता है, वाष्पोत्सर्जन में सहायक होता है और साथ ही साथ खनिज लवणों के निष्क्रिय अवशोषण में भी क्या है, ये सहायक है। क्लियर हुआ? अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो क्या है? पारगम्यता। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आज हमने विसरण और उसके प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ा। आप इसे पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम कल पढ़ेंगे वो कौन सा है? हमारा पारगम्यता का।